इसमें सबसे पहले आपको कुछ assumptions रिक्वायर्ड होती हैं जो कि आप थ्रू आउट द कैलकुलेशन यूज करते हुए जाते हो। सो वो assumptions क्या क्या हैं? पहली assumption तो ये है आपके पास कि दिस इज अ टू डायमेंशनल मोशन। नाउ यू नो वेल टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है? द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस। तो टू डी मोशन का पर्पस यहां बोलने का ये है कि बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ वो वाई एक्सिस के अलोंग भी अपनी मोशन को कंटिन्यू रखता है। सेकेंड assumption हम इस assume करते हैं क्योंकि आपने सारे के सारे एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया हुआ है, आपने फ्रिक्शनल फोर्सेस को निगलेक्ट कर दिया हुआ है। सो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। सो हम लोग थ्रू आउट द कैलकुलेशन assume करते हैं कि ax यानी एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, जबकि एक्सेलरेशन डेफिनेशन में लिखा हुआ है ओनली एक्सेलरेशन दैट एक्ट ऑन द प्रोजेक्टाइल इज ड्यू टू ग्रेविटी, एंड यू नो वेरी वेल एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के बारे में आपको पता है कि जब बॉडी अपवर्ड मूव कर रही होती है तो g नेगेटिव होता है, when g is velocity is upward g is negative, और जब बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही होती है यानी v is downward तो g पॉजिटिव लिया जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आपकी बॉडी अगर अपवर्ड जा रही होती है तो g नेगेटिव लिया जाता है, अगर वो डाउनवर्ड आ रही होती है तो आपके पास g पॉजिटिव लिया जाता है। नेक्स्ट assumption है Vx is a constant. Vx is the velocity along x axis. तो जैसे भी आपने ऊपर देखा कि acceleration along x axis 0 रहता है, acceleration 0 रहने का मतलब भी है कि आपके पास velocity में कोई चेंज नहीं आएगा। सो अगर x axis के along acceleration constant है तो मतलब x axis के along 0 है अगर acceleration, that means कि x axis के along velocity जो है वो constant रहेगी। और the final and the last assumption, all the frictional forces are neglected. हम लोग यहाँ पे बिल्कुल आइडियलाइज्ड केस अज्यूम करते हैं, सारी की सारी एयर फ्रिक्शन निगलेक्ट कर दी जाती है, सारी फ्रिक्शनल फोर्सेस को भी निगलेक्ट कर दिया जाता है। सो इन्हीं असम्पशंस को लेके अब हम दो तरह के सॉल्व करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल, जिसमें सबसे पहला आपके पास आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। नाउ व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को इनिशियली कुछ वेलोसिटी दें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेट्स से Vx is equal to Vi, इनिशियल वेलोसिटी इज ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, तो प्रोजेक्टाइल किस तरह से मूव करेगा? कॉमन प्रैक्टिस है कि यहां से यूं स्ट्रेट मूव करना स्टार्ट करेगा और यहां जाके फॉल कर जाएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन को कर्व पाथ में कौन चेंज करता है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो सिंपल आंसर ये है कि ग्रेविटी इज दैट फैक्टर जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ को कर्व पाथ में कन्वर्ट करता है और बॉडी को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि आपने शुरू में Vx इनिशियल वेलोसिटी ओनली अलोंग एक्स एक्सिस देके बॉडी को फेंक दिया। बॉडी जो है जैसे ही थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेगी, इधर पहुंचने के बाद बॉडी के पास अब दो वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं, एक उसका Vx है और दूसरा Vy है, क्योंकि अब बॉडी साथ साथ y एक्सिस के अलोंग नीचे भी मूव कर रही है। तो इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस जो हमें चाहिए, दीज आर कि एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी कितनी दूर जाके फॉल करती है, यानी कितना डिस्टेंस वो अलोंग एक्स एक्सिस ट्रैवल करती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, और एक्स गिवन है। आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां पे यूज करनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करोगे, वहां ax हमने 0 सपोज किया हुआ है, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा ओनली x इज इक्वल टू Vix इंटू टी। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो x इक्वल टू Vix इंटू टी से निकाला जाता है, जबकि वर्टिकल डिस्टेंस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम y that is found using the relation y is equal to half dt square. g is gravitational acceleration 9.8 और t वो इंस्टेंट ऑफ टाइम है या वो सेकंड है जिस सेकंड के बाद आप वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो। लेट्स सपोज अगर आपको बोला जाता है कि आफ्टर 1 सेकंड क्या होगा, तो आप t की जगह पे 1 पुट कर दो। अगर आपको बोला जाता है कि आफ्टर 3 सेकंड्स क्या होगा, तो t की जगह पे 3 पुट कर दो। द फैक्टर 1/2 एंड g विल रिमेन कांस्टेंट। और लास्ट में कि कितना टाइम लेगा, तो टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्टाइल यानी वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लेता है, तो वो आप यहीं से निकाल सकते हो। टोटल टाइम जितना उसने लिया टू ट्रैवल डिस्टेंस y, यहां से 2 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ। सो वी गेट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो t इज इक्वल टू 2y ओवर g स्क्वायर रूट, जहां पे g आपके पास 9.8 है, y वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, और उसका स्क्वायर रूट लोगे आप तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। So this was all you need to know about horizontal projectile. हमारा जो बेसिक कंसर्न होता है यहाँ पे वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के साथ होता है। नाउ व्हाट इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल अगर आप किसी बॉडी को ग्राउंड से मेकिंग सम एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस थ्रो करते हो, यानी वो आपने स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो नहीं किया,
अब आपने उसे मेकिंग सम एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस थ्रो किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी वी आई, तो आप देखोगे कि वो ऊपर भी मूव करेगा और आगे की तरफ भी मूव करेगा। सो अब वेलोसिटी के पास सिर्फ x कंपोनेंट नहीं होगा, वेलोसिटी के पास x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी होगा। सो लेट्स से दिस इज द x इनिशियल x कंपोनेंट, वी कॉल इट vix, और इनिशियल y कंपोनेंट क्योंकि बॉडी अपवर्ड जा रही है तो वी कॉल इट viy। अब vix जो है, अब यहाँ x एक्सिस के लॉन्ग आप लोग टाइम ले रहे होते हो और y एक्सिस के लॉन्ग आप लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे होते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको एमसीक्यू के तौर पे भी पूछी जा सकती है, बिकॉज हम आमतौर पे इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि जो हम ट्रेजेक्ट्री बना रहे हैं बेसिकली किन दो क्वांटिटीज के दरमियान बनाई जा रही है। सो ये आपके पास सारे जनरल फॉर्मूलाज हैं जो आप लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में यूज करोगे, जिनमें पहला हमारे पास है इफ द एंगल इज थीटा, v वेलोसिटी वेक्टर है तो x कंपोनेंट कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा, सो दैट इज vix इज इक्वल टू vi cos थीटा। y कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का vix इज इक्वल टू vi sin थीटा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई विद द sin थीटा। उसके बाद एट एनी इंस्टेंट अगर हम लोग फाइनल कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो फाइनल कंपोनेंट कैसे निकलेगा, अजम्पशंस वही यहां पे भी आपने यूज करनी है। x एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन 0 था, दैट मींस x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, तो वेलोसिटी सिर्फ y एक्सिस के लॉन्ग चेंज होगी, ऊपर जाते हुए कम होती जाएगी और नीचे आते हुए बढ़ती जाएगी। सो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपको पता है कि x एक्सिस के लॉन्ग तो चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम लोग फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस लेते हैं vfx तो वो तो vix के बराबर ही आ जाएगी, और दैट इज ऑलरेडी गिवन बाय vi cos ऑफ थीटा। लेकिन क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज हो रही है, while moving upward वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, while moving downward वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए अगेन वी यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इक्वल्स टू vi प्लस at, लेकिन क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं along y एक्सिस तो इट वुड से vfy इज इक्वल टू viy which equals to vi sin theta, मैंने यहाँ वैल्यू प्लेस कर दी हुई है, और क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन a will be equal to minus g, so vfy is equal to vi sin theta minus gt। और अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला vf equals to square root of vfx square plus vfy square, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिए नो बेटर, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स vfy over vfx। तो ये तो कुछ जनरल सी वेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं आपके प्रोजेक्टाइल के बारे में वो किस तरह के आते हैं, लेट्स टेक अ लुक ऑन दैट। सबसे पहली, अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात ये कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज प्लॉटेड बिटवीन, ये दो डैशेस आपको यहां पे नजर आ रही हैं, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि ट्रेजेक्ट्री इज अ ग्राफ एंड ग्राफ इज ऑलवेज प्लॉटेड बिटवीन टू क्वांटिटीज। तो वो कौन सी दो क्वांटिटीज हैं जिनके दरमियान आप ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्लॉट करते हो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम आर द टू क्वांटिटीज जिनके दरमियान ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल को प्लॉट किया जाता है। सो ये अब याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाए, डोंट एवर फॉरगेट कि आपके पास ट्रेजेक्ट्री जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान प्लॉट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट। अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास vy जो है वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस एट मैक्सिमम हाइट वो हो जाती है 0। मैंने अभी आपको लास्ट फर्स्ट डायग्राम में क्या बताया था कि वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस तो कभी भी चेंज नहीं होती, वो तो सेम रहती है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 होता है। अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो यू कैन सी दैट कि किसी भी जगह पे अगर आप x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी प्लॉट करोगे तो वो आपके पास सेम रहेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस की, तो आपको पता है जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है वेलोसिटी कम होती जाती है, एट द मैक्सिमम हाइट बॉडी ऊपर जाना बंद कर देती है। फॉर इंस्टेंट वो वहां पे रुकती है, दैट स्टेज ओवर देयर, लेकिन वो अपनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कंटिन्यू रखती है। तो इसका मतलब कि ऊपर जाते हुए vy जो था शुरू में बहुत ज्यादा था और आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता गया और अल्टीमेट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के vy 0 हो गया, और उसके बाद vy की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाती है, तो नीचे आते हुए फिर से वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सो यू कैन सी दैट
तीन इंफॉर्मेशन यहां पे आपको इसे एक ग्राफ से मिल रही है कि वी वाई एट मैक्सिमम हाइट 0, सिर्फ वी वाई 0 होगा, वी एक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वी एक्स अगर पूछा जाता है दैट मीन्स कांस्टेंट, लेकिन अगर वी के बारे में पूछा जाता है द सिंपल फाइनल वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, तो आप बोलोगे एट मैक्सिमम हाइट दैट इज मिनिमम, वो मिनिमम होती है। और क्या रीजन वो मिनिमम क्यों होती है? क्योंकि मैक्सिमम हाइट के अलावा किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो तो देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग एक्स एक्सिस द अदर अलोंग वाई एक्सिस, जबकि मैक्सिमम हाइट पे जाके सिर्फ एक्स कंपोनेंट रह जाता है, वाई कंपोनेंट 0 हो जाता है। तो दैट्स व्हाई तीन इंफॉर्मेशन यहां से आपकी क्लियर हो गई कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज 0, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो चाहे मैक्सिमम हाइट हो चाहे ग्राउंड पे हो। और तीसरी इंफॉर्मेशन कि वेलोसिटी यानी टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट दैट इज मिनिमम। और मैक्सिमम कहां पे होती है वेलोसिटी? एक आपके इनिशियल पॉइंट पे जहां से आपने थ्रो किया, और एक आपके लैंडिंग पॉइंट पे जहां जाके वो लैंड करता है प्रोजेक्टाइल। इन दोनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी जो है वो सेम होती है और मैक्सिमम होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके पास एंगल बिटवीन वी एक्स एंड जी। तो देखिए वी एक्स इज ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस, आपको ऊपर डायग्राम में भी नजर आ रहा है, वी एक्स इज ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस, और जी किस तरफ होता है? जी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। तो अगर आप g और vx के दरमियान एंगल फाइंड करते हो एट एनी इंस्टेंट, तो वो आपको 90 डिग्री मिलता है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि एंगल बिटवीन vx एंड g क्या है? तो आपने बताना है एंगल बिटवीन vx एंड g इज ऑलवेज 90 डिग्री। और एंगल बिटवीन vy एंड g, तो शुरू में देखिए कि vy की डायरेक्शन है अपवर्ड और g की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड। तो अगर आप इनिशियली देखते हो दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो हम लोग क्या कहते हैं कि दोनों में एंगल क्या बन गया? 180 डिग्री बन गया। और सेकेंड हाफ में अगर हम देखते हैं तो वी वाई भी डाउनवर्ड है और जी भी डाउनवर्ड है, तो दोनों में एंगल 0 डिग्री बन गया। सो इस केस में आपके पास दो एंगल आते हैं। फर्स्ट वन इज दैट कि फर्स्ट हाफ में आप मैक्सिमम हाइट से पहले पहले की बात करते हो तो आपके पास एंगल 180 डिग्री आता है वी वाई और जी के दरमियान, और अगर आप मैक्सिमम हाइट के बाद की बात करते हो तो वहां पे आपके पास एंगल 0 डिग्री आता है बिकॉज दे आर नाउ इन द सेम डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है एंगल बिटवीन v एंड g। अब पहले vx और vy को अलग अलग डिस्कस किया, अब v और g की बात कर रहे हैं ओवरऑल वेलोसिटी। तो आपको पता है ओवरऑल वेलोसिटी कर्व पाथ पे हमेशा अलोंग टेंजेंट होती है। तो अगर मैं आपको यहां पे ड्रॉ करके दिखाऊं, इनिशियल वेलोसिटी वाज अलोंग दिस डायरेक्शन v, उसके बाद v टेंजेंट यहां पे ये बन गया, फिर ये बन गया। इस तरह से आप हर जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करते रहो। तो अब जरा एंगल चेक करना है आपने v और g के दरमियान। तो देखिए शुरू में g यहां पे डाउनवर्ड, g तो हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, तो शुरू में एंगल बन रहा है ये थीटा, देन एंगल यहां पे बनता है ये, देन ये एंगल। अब यहां पे एक ट्रेंड आप चेक करो, आपको नजर आ रहा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता v और g के दरमियान जो है वो एंगल डिक्रीज होता जा रहा है, इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो अगर एंगल बिटवीन v एंड g की बात की जाए, मेक श्योर एंगल बिटवीन v एंड g, मैं vx या vy की अलग से बात नहीं कर रहा, सो दैट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जा, शुरू में एंगल इंक्रीज है और आहिस्ता आहिस्ता एंगल जो है डिक्रीज होता जा रहा है। इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि डिक्रीजेस थ्रू आउट द मोशन, वो थ्रू आउट द मोशन डिक्रीज होता जाता है, मैक्सिमम से कम होते होते एंगल डिक्रीज करता जाता है। नेक्स्ट एक और इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि थीटा आई जो है वो थीटा एफ के बराबर होता है। व्हाट डज इट मीन? आप जितने एंगल के ऊपर थ्रो करते हो प्रोजेक्टाइल को, उतने ही एंगल के ऊपर वो जाके लैंड करता है विद एक्स एक्सिस। सो इनिशियल एंगल यानी एंगल ऑफ जिस एंगल से आप टेक ऑफ किया आपके प्रोजेक्टाइल ने, उसी एंगल पे वो जाके लैंड करेगा। सो मतलब अगर आपको कोई भी एमसीक्यू इस तरह का दे दिया जाता है कि इफ द प्रोजेक्टाइल हैड द इनिशियल एंगल या एंगल ऑफ लॉन्च इक्वल्स टू 40 डिग्री, तो बताइए वो कितने डिग्री पे जाके लैंड करेगा? तो इट विल आल्सो लैंड एट 40 डिग्री, वो 40 डिग्री पे ही लैंड करेगा। अब यहां तक तो कुछ क्वेश्चंस थे जो पर्टिकुलर आपके प्रोजेक्टाइल के ग्राफ से रिलेटेड थे। अब बात करते हैं, तीन पैरामीटर्स हैं आपके पास, हाइट, टाइम और रेंज। सबसे पहला पैरामीटर उसमें है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या चीज है? प्रोजेक्टाइल मोशन में ड्यूरिंग मोशन मैक्सिमम हाइट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल या मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और ये कहां होता है?
मिडिल ऑफ द ट्रेजेक्टरी के ऊपर मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करता है आपका प्रोजेक्टाइल। तो इसके फॉर्मूलाज आपको गिवन है, h इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। डिराइव आप लोगों ने एफएससी में किया हुआ है, डेरिवेशन इज नॉट द पर्पस हियर, मेमोराइज करना है आपको ये फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं। वो कहता है कि मैक्सिमम, ये तो हो गई आपके पास मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब हाइट मैक्सिमम कब होगी, यानी व्हेन अ प्रोजेक्टाइल वो मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगा, किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे वो पहुंचेगा। तो अगर आप 90 डिग्री के ऊपर थ्रो करते हो किसी भी प्रोजेक्टाइल को, तो आपको पता है साइन 90 बिकम्स 1 और साइन 90 पे मैक्सिमम होता है। सो आपका हाइट जो है वो मैक्सिमम हाइट बन जाती है, h मैक्सिमम इक्वल्स टू vi स्क्वायर ओवर 2g। और मैक्सिमम का हाफ किस एंगल के ऊपर होगी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप अगर 45 रखते हो तो यू नो दैट साइन 45 इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और जब उसका स्क्वायर लिया जाता है तो 1 ओवर 2 रह जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज है, द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ए टू फाइनल पोजीशन बी। जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल फ्लाई करता रहता है दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला गिवन है 2vi sin थीटा ओवर g। और अगर आपको बोला जाए कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम क्या है, तो डेफिनेटली टोटल टाइम का हाफ होगा, क्योंकि हाफ पाथ पे मैक्सिमम हाइट होती है। तो टोटल टाइम का जो हाफ होगा वो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट होगा। तो ये दो चीजें आपको टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में जाननी है। एंड द लास्ट थिंग पैरामीटर्स में जो आती है दैट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में क्या आता है, vi स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। अब रेंज के बारे में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रेंज जो है मैक्सिमम किस एंगल पे होती है, 45 डिग्री पे, क्योंकि आप 45 पुट करोगे यहाँ पे तो 2 into 45 विल बिकम 90, और 90 पे आपको पता है साइन मैक्सिमम। अगर साइन मैक्सिमम तो रेंज भी मैक्सिमम। तो रेंज मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पे, विच इक्वल्स टू vi स्क्वायर ओवर g। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि किन दो एंगल्स के ऊपर रेंज बराबर आती है, तो वो दो एंगल्स, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाता है उनके लिए रेंज बराबर आती है। सो दो इंफॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, वो दो कौन सी हैं, HTR पैरामीटर्स के बाद ये आती हैं, आपने एफएससी में ये नहीं पढ़ी हुई, दिस आर न्यू फॉर यू, तो आपको इनको भी यहाँ मेमोराइज करना पड़ेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो यू कैन सी द रिलेशन 4h इक्वल्स टू r tan ऑफ थीटा। अभी फिलहाल इसकी डेरिवेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है, यू हैव टू मेमोराइज इट। और सेकंड वन इज द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट। यहाँ पे आपके पास रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट है, और यहाँ पे आपके रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट and height of the projectile hai. So that is 8h is equal to gt square. So let's take a MCQ here. For which of the following pair of angles ranges will be same? तो alpha option 2060, beta 2070, charlie 4060 और delta 4540। तो keep in mind कि आपको मैंने अभी भी बताया था कि किन दो एंगल्स पे रेंजेस बराबर होंगे जिनका सम 90 डिग्री होगा। तो इनका सम बन रहा है 80 डिग्री, इनका बन रहा है 90 डिग्री। जैसा मतलब आंसर इज बीटा, लेकिन आपने चारों ऑप्शंस चेक करके फिर आंसर सेलेक्ट करना होता है। तो लास्ट वन इज, इसका बन रहा होता है 185। सो आप देख रहे हो कि बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 70 और 20 का सम 90 डिग्री बन रहा होता है। एंड वन मोर क्वेश्चन, what is the minimum velocity attained by the ball thrown with the velocity of 20 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal? तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी का वर्ड यूज किया गया है। तो आप जरा वेलोसिटीज वाले, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए थे, उनमें एक इंफॉर्मेशन थी कि वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम कहां पे होती है, एट द टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, जो उसकी ट्रेजेक्टरी बनती है उसके टॉप पे, और वहां पे vy 0 होता है। द ओनली वेलोसिटी देयर इज vx। तो vx इज मिनिमम ओवर देयर, वेलोसिटी इज मिनिमम ओवर देयर, क्योंकि वहां पे सिर्फ vx कंपोनेंट होता है, vy कंपोनेंट नहीं होता। तो अगर आप vx निकालना चाहते हो, आपको एंगल गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड गिवन है, तो vx बराबर होता है vi cos ऑफ थीटा। अगर आपने vx फाइंड कर लिया, मतलब आपने v फाइंड कर ली, जो कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर मिनिमम वेलोसिटी है। सो cos ऑफ 60 जो है दैट इक्वल्स टू 1/2। आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है 20, तो 20 इंटू 1/2 आंसर आ जाएगा 10। So beta is the correct answer, which is 10 meters per second.